भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ चुके हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है जहां पे हम लोग फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं। आज हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने पहले भी बोला था लेक्चर नंबर 1 के बाद लेक्चर नंबर 2 के अंदर कुछ चीजें लेक्चर नंबर 1 की आएगी, वो जो था गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर वाला आया था। वैसे ही आज बहुत सारी चीजें, आगे वाली चीजें रिपीटेड यहाँ पे आने वाली है। बहुत सारे टॉपिक हम लोग वापस से पढ़ने वाले, वापस से समझने वाले। हमारा क्लियर कट फंडा है, सम के पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। अगर फाइनल अकाउंट्स का पेपर में सम आ रहा है तो हम लोग बना लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर कुछ चीजें लिख के रख दी है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी कुछ चीजें लिख देते हैं हम लोग, जैसे कि परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये कुछ चीजें कॉमन होती है जो आने ही वाली है, वो हमने लिख के रख दी है। अब हमारा काम ये, पहले पेंसिल उठाएंगे और पेंसिल उठाने के बाद हम लोग टिक मार्क करेंगे और एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे। सर ये काम हम लोग एक्सरसाइज क्यों करते हैं? हम लोग डायरेक्टली भी सम को जाए, पर वक्त आने पे बताऊंगा कि ये करना बहुत जरूरी है, वरना आपका पूरा पूरा टाइम वेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। आप जहां तक सम करोगे फिर जाके पता अरे यार इतनी बड़ी गलती हो गई। इसलिए हम लोग पहले ये काम करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे भाई सैलरी वॉज पेड अप टू 31/12। हम लोग कौन सी डेट पे खड़े? 31/3/2015। और सैलरी कब तक दी हुई थी? 31/12 तक का। तो दैट मीन सैलरी क्या कुछ मान रहा है? सैलरी देख लेते, सैलरी कहाँ पे दिया हुआ है? सैलरी 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 सेकंड में। ओके, तो सैलरी पे एक टिक मार्क मैंने कर दिया। आप लोग भी पेंसिल से एक टिक मार्क कर लेना, पेंसिल से करना। ₹1200 being insurance premium paid for year ending this। इंश्योरेंस प्रीमियम की बात है, इंश्योरेंस प्रीमियम देख लेता हूं। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, देखो 4th नंबर पे टैक्स और इंश्योरेंस दिया, वहां पे मैंने टिक मार्क कर दिया। टैक्स और इंश्योरेंस पे टिक मार्क कर दो। चलो टिक मार्क करते रहना मेरे साथ बच्चा पाठ। चलो, कमीशन ऑफ ₹2000 इज रिसीवेबल। कमीशन ऑफ ₹2000 इज, कमीशन के ऊपर टिक मार्क। चलो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ये हो चुका कैपिटल के ऊपर हम लोग को ढूंढना होगा। कैपिटल यहाँ पे मिल गया और ड्रॉइंग्स यहाँ पे मिल गया, दोनों चीजों पे मैंने टिक मार्क कर लिया। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बिल्डिंग एंड मोटर कार। तीन चीजें, फर्नीचर, बिल्डिंग और मोटर कार। फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार, तीनों तीन पे एक एक टिक मार्क मैंने डाल दिया। आप लोग टिक मार्क करते जाना साथ साथ में। From debtors 20,000 is to be right of as bad debts। डेटर्स दिखाई दे रहे किधर भी? सन्ड्री डेटर्स, ऐसा ये रहा सन्ड्री डेटर्स, एक टिक मार्क। फिर लिखा हुआ है प्रोवाइड 5% फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व, दूसरा टिक मार्क। फिर उसके बाद बोला हुआ है प्रोवाइड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। देखो डेटर्स, बैड डेब्ट्स भी डेटर्स के साथ जुड़े होते हैं, ये भी डेटर्स के। तो टोटल ये तीनों तीन एडजस्टमेंट किसके रिलेटेड है? डेट। मैंने पूरे सम के अंदर आज जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है ना, हाईलाइट, ये तीन एडजस्टमेंट को समझना है। ये तीन एडजस्टमेंट को हमें क्या करना है? समझ। दिस इज द हाईलाइट पॉइंट ऑफ दिस सम। ये तीन कॉन्सेप्ट है। और लास्ट में 10,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमें किधर? जनरल रिजर्व कहाँ पे दिया हुआ है? ये रहा सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन के अंदर। डन हो गया। मैंने सारे एडजस्टमेंट पढ़ लिए। पहले दो वाले जो जिसके अंदर डेट आई रही है, फिर एक नॉर्मल सा एडजस्टमेंट है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स, फिर डेप्रिसिएशन है, फिर तीन एक जैसे कुछ है, और फिर लास्ट में जनरल। क्लियर है? अब मैं काम करूंगा एक एक एडजस्टमेंट को सॉल्व करने का और एक एक एडजस्टमेंट का लॉजिक बताऊंगा। ये चैप्टर के अंदर जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ उस सारी लॉजिक का थियरी चैप्टर नंबर 6 के अंदर आप लोग के साथ आएगा। क्लियर है? तो मैं आज लॉजिक बता रहा हूँ, उसकी थियरी के ऐसा क्यों हो रहा है, जो हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं वो थियरी के अंदर वो चैप्टर नंबर 6 में कवर अप हो जाएगी। डन? चलो ध्यान यहाँ पे सबसे पहले भाई पहला एडजस्टमेंट लिखा है सैलरी वाज पेड अप टू 31/12/2014। सैलरी कब तक दी थी? 31/12/2014। हम लोग खड़े 31/3/2015। सर आपको कैसे पता हम 31/3/2015 को खड़े? क्योंकि ये वाली डेट्स, ये वाली डेट से मुझे पता चला हम लोग। और मैंने सैलरी कब तक दी है? 31/12/2014 तक की। दैट मीन्स पहले महीने की, दूसरे महीने की और तीसरे महीने की, जनवरी, फरवरी, मार्च की मैंने सैलरी दी हुई नहीं। दैट मीन्स ये टाइप की सैलरी जो है, 3 मंथ्स की सैलरी जो है वो बाकी है, ऐसा मैं बोल सकता हूं? वो क्या है? बाकी है। ओके, अभी तक मैंने सैलरी के अंदर कितने पैसे दिए? 54,000। अभी तक मैंने सैलरी में कितने पैसे दिए? पूरे साल में कितने महीने होते हैं टोटल? 12 महीने होते हैं, उसमें से 3 महीने की बाकी है। दैट मीन्स 9 महीने का मैंने पैसा दे दिया, ऐसा बोल सकता हूँ? 9 महीने का मैंने पैसा क्या दे दिया है? दे दिया।
तो अगर 9 महीने के अंदर 9 महीने का मैंने 54,000 दिया, 9 महीने का मैंने 50, तो एक महीने की सैलरी कितनी होगी? तो आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, 54,000 डिवाइडेड बाय क्या कर लोगे? 9 कर लोगे। बोलो कितना आ रहा है? 6,000। कितना आ रहा है? तो पर महीने की सैलरी कितनी हुई? ये लॉजिक बैठा। अब मैंने कितने महीने की सैलरी नहीं दे के रखी? 3 महीने। तो 3 मंथ सैलरी कितनी मैंने बाकी है? 3 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितने रुपए रखी? 6,000 इनटू 3, तो ये कितना होता है? 18,000। तो मैंने अभी भी 18,000 सैलरी देना बाकी है, क्या मैं बोल सकता हूं? मैंने सिंपल सा कैलकुलेशन ये किया, पूरे साल में 12 महीने होते, 3 महीने की नहीं दी, दैट मीन्स 9 महीने की दी है, 12 में से 3 निकाल दो, बाकी कितने? 9। 9 महीने में कितनी दी थी? 54,000। तो पर महीने की सैलरी कितनी है? 6,000। 6,000 इंटू 3 कर दिया, कितना हो गया? 8। अब ये सैलरी जो बाकी है वो सैलरी मेरा एक्चुअल में खर्चा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सैलरी 54,000 जो मैंने दे दी, प्लस आउटस्टैंडिंग 18,000, तो टोटल कितना हो रहा है? 72,000। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो मेरी एसेट होती है लायबिलिटी? लायबिलिटी। तो यहाँ पे लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने लिख दिए कितने रुपए? 18,000 रुपए। लॉजिकल चीज है ना। अगर मुझे बोले कि भाई उदयन सर आप यूकेएससी चलाते हो, आपको सैलरी का खर्चा कितना आता है? भले मैंने विनोद भाई को 9 महीने की सैलरी दी है, 3 महीने की नहीं दी है, पर टोटल खर्चा तो मेरा 72,000 है ना। किसी को मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि 54,000 है, वो तो पैसा कुछ देना बाकी है। पर अगर कोई पूछेगा सर सैलरी का खर्चा कितना, माय आंसर विल बी 72,000, नॉट 54,000 विच आई हैव पेड फॉर। क्लियर? डन? लॉजिक बेटा यहां तक? वहां पे किसी को कोई डाउट है ये लॉजिक के अंदर? पक्का? डन? ओके, चलो ठीक है। अब हम लोग आगे जाते हैं, सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। हमारा सेकंड एडजस्टमेंट क्या है? सेकंड एडजस्टमेंट ये कह रहा है 1,200 रुपए बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30/9/2015। हम लोग तो बात कर रहे हैं सर 31 मार्च 2015 तक की। सर ये डेट कहां से मिली? यहां से। और ये हमने इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया है, ये इंश्योरेंस प्रीमियम हमने भर दिया है कहां तक का? 30/9/2015 तक का। मतलब हमें तो ये साल के ही खर्चे देखना है। हमें तो कौन से साल के खर्चे देखने हैं? ये साल के। और ये तो कुछ आगे का भर दिया। कितने महीने आगे? ये तीसरा महीना है, 9 महीना, चौथा महीना, 5वां महीना, छठा महीना, 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीना। कितने मंथ्स हुए? 6 मंथ्स हुए। तो मैंने ये 6 महीने का कुछ ज्यादा दे दिया है पैसा। इससे मैं बोल सकता हूं प्रीपेड। इसे मैं क्या बोल सकता हूं? प्रीपेड। ज्यादा दे दिया, ये अंदर आ रहा था इसलिए बाकी था, ये मैंने मेरे लाइन से बाहर जा रहा है इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रीपेड। कितना प्रीपेड किया वो अमाउंट ढूंढते हैं। 1,200 रुपए का था। अब 1,200 रुपए का 6 महीना प्रीपेड, तो अगर मान लो 12 महीने का 1,200 रुपए था, तो 6 महीने का कितना? तो 1,200 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 600 रुपए। तो दैट मीन्स मैंने 600 रुपए क्या कर दिया है? प्रीपेड खर्चा कर दिया है। 600 रुपए मैंने क्या कर दिया है? प्रीपेड खर्चा कर दिया है। अब टोटल इंश्योरेंस और टैक्स में कितने रुपए थे? 7,200। टोटल टैक्स और इंश्योरेंस में कितने पैसे थे? ये 7,200 में से 600 रुपए तो कौन से साल के? नेक्स्ट ईयर के। तो अगर मुझे कोई पूछे कि सर आपके पास इंश्योरेंस का कितना खर्चा आ रहा है, तो मैं बोलूँ 7,200 नहीं आ रहा है। मैं बोलूंगा 7,200 रुपए मैंने दे दिए, पर 600 रुपए तो मैंने किसके दिए? नेक्स्ट ईयर के दिए हुए। तो ये साल का खर्चा कितना होगा मुझे बताओ? 6,600। तो अगर कोई मुझे पूछे, सिंपल सी बात ये समझो, आपकी 11 की फीस थी 6,600 रुपए। बरा आपकी 11 की फीस कितनी थी? 6,600 रुपए। और आपके पापा ने कुछ गलती कर दी चेक लिखने में और उन्होंने मुझे भेज दिए 7,200 रुपए। अब मैंने फोन किया कि सर जी आपसे गलती हो गई है, 6,600 रुपए थे, आपने कितने भेज दिए? 7,200 रुपए भेज दिए। अब देयर आर टू वेज। एक हो सकता है मैं उनको वो पैसा वापस कर दूं। तो मैंने बोला मैं पैसा वापस कर दूं आपको? नहीं नहीं ऐसा करो, 12th के वक्त में कम फीस दे दूंगा। 12th के वक्त में क्या कर दूंगा? कम है, आप भले रखो अपने पास, मुझे देने तो है नेक्स्ट ईयर फीस, तो 12th के अंदर मैं कम फीस दे दूंगा। लॉजिक बैठा दिमाग में। तो उन्होंने क्या किया, अगर कोई उनसे पूछे कि भाई साहब आपका बेटा जो पढ़ने जा रहा है 11 की फीस कितनी है वहां पे, तो वो 7,200 बोलेंगे या 6,600 बोलेंगे? लॉजिकल चीज है ना। वो तो उनकी जेब से 7,200 भले गए, पर फीस कितनी है? 6।
तो सेम चीज यहाँ पे है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टैक्स एंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस। 7,200 रुपए गए, पर माइनस लिख दूंगा प्रीपेड, माइनस क्या लिख दूंगा, प्रीपेड 600 रुपए काट दूंगा, तो ये आ 6,600। अब ये जो आपके पापा जो थे उनके लिए तो फायदा हो गया, क्या फायदा हो गया उनके लिए कि नेक्स्ट ईयर उनको कम पैसा भरना पड़ेगा, तो उनके लिए ये 600 रुपए बन जाती है एसेट, 600 रुपए क्या बन जाती है, एसेट। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, और वो हमने लिख दिया 600 रुपए। तो दो इफेक्ट समझ में आई, इंश्योरेंस में से माइनस और दूसरा एसेट, इंश्योरेंस में से माइनस और दूसरा एसेट। यहां तक પણ આ વર્ષ માટે તો તારી એસેટ છે ને, તારે નેક્સ્ટ યર નથી ભરવાનું, નેક્સ્ટ યર તારી એસેટ જતી રહેશે ત્યારે નલિફાઈ થશે। આ વર્ષે તો તારા માટે હજી એક વર્ષ બાકી જ છે ને ભરવાનું, नेक्स्ट ईयर वो एसेट में से निकल जाएगा, नेक्स्ट ईयर वो एसेट में से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है दो एडजस्टमेंट के अंदर? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो उसके साथ डाउट पूछने हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है, पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ें आपको देते हैं। एक आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं, मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी PDF भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए, आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स है वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। अब हाँ, तीसरा, कमीशन ऑफ 2000 इज रिसीवेबल। मुझे कोई बताइए मतलब क्या होता है, गुजराती ट्रांसलेशन बताओ, क्या मतलब हो रहा है ये चीज का। लेने बाकी है, कितने रुपए बाकी है, 2000 रुपए बाकी है। तो हमने अभी तक कमीशन कितना कमाया, कमीशन कितना कमाया हमने, 9000। हमने कमीशन कितना कमाया, तो 9000 में बोल रहे कि 2000 अभी भी लेना बाकी है, तो आपकी कमीशन की टोटल इनकम कितनी बनती होगी। वेरी गुड। अब कमीशन लेना है तो वो इनकम होगी या एक्सपेंस होंगे, इनकम है, तो क्रेडिट साइड पे आता है कमीशन। कितने रुपए है कमीशन, 9000 प्लस आउटस्टैंडिंग प्लस 2000 रुपए, तो ये कितना हो जाता है 11000। और ये जो 2000 रुपए आपको किसी के पास से लेने हैं वो लायबिलिटी होती है एसेट, एसेट वो क्या होती है, एसेट। आपको तो लेने हैं उनके पास से, तो वो हम लोग लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग कमीशन। आउटस्टैंडिंग कमीशन कितने रुपए, 2000 रुपए। डन। यहां तक समझ में आई बात है कैसे हो रही है, पक्का भाई। वहां पे किसी को कोई डाउट है, ओके चलो।
अंगूठा देखाड़ता रहजो। फिर उसके बाद कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसका मांजरा क्या होता है वो मैं समझाता हूं, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो साइड बाई कर देना, खाली मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए समझा रहा हूं। समझो होता क्या भाई, मैं यूकेआईसी चालू करने का सोचा। अब यूकेआईसी एक एंटिटी, ऐसा समझो एक एंटिटी है, एक पर्सन। यूकेआईसी बोला तू मारा पैसा रोकूं तो जोरदार पैसा कमाया આપીશ। मैं कीधું ના ના ભાઈ તારામાં રોકું રિસ્ક કોણ લે, હું તો બેંકમાં એફડી મૂકી દઉં આટલા પૈસાની, तो મને શું મળશે એના ઉપર વ્યાજ, इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैं बैंक में ना रख दूं। तो इसने बोला चल ठीक है, यूकेआईसी ने मुझे बोला कि तू ऐसा कर, मुझे पैसा दे, तू जितना पैसा रोकेगा, जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसके ऊपर मैं दूंगा ब्याज, उसके ऊपर मैं दूंगा ब्याज। अब मुझे लुक्रेटिव लगा, साला बैंक में तो एमने, फिर मैंने बोला ब्याज तो दे, फिर तो कि ब्याज के अलावा जो पैसा बचेगा उस पर मुनाफा भी तू घर पे लेके चले जाना। अब मुझे आया मजा, मैंने बोला यार लालच जग चुकी है, पैसा दो उसके ऊपर ब्याज भी मिल रहा है, और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करने से अगर मुनाफा हुआ तो मुनाफा भी किधर आएगा, घर पे। मैंने बोला चलो पक्का डन, यूकेआईसी के साथ हाथ मिला लिया, डन, हम दोनों काम करते हैं। अब यूकेआईसी ने एक शर्त रखी, देख मैं तुझे पैसा रखने पे ब्याज दे रहा हूं, पर जब जब तू याद रखना, जब जब तू पैसा उठाएगा मतलब ड्राइंग्स करेगा, तो मैं तुझसे ब्याज काटूंगा भी सही, मैं ब्याज क्या कर दूंगा, काटूंगा भी सही। तो एक पे ब्याज मिलेगा, जो मैं पैसा रख रहा हूं उस पे ब्याज मिलेगा, और जो मैं पैसा उठाऊंगा उसको मुझे ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर डन? तो दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए इनकम फॉर द ओनर, इनकम फॉर द expense of the firm, expense of the firm, and interest on drawings is an expense for the owner, expense for the income for the firm or business। clear done? अब ये चीज इन लोगों ने बोली। अब यहाँ पे देख लेते कैपिटल ड्राइंग्स का कितना है, कैपिटल है 140 to 800, ड्राइंग्स है 6000 रुपए, 140 to 800, 140 to 800, और कितने थे ड्राइंग्स हमारे 6000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट बोला हुआ है, 10%, तो इसका 10% हो जाता है 14280। अब मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, एक्सपेंस फॉर द इनकम फॉर द ओनर, ओनर के लिए फायदा है पर फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, मतलब डेबिट साइड पे यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट ऑन। अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे आती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14280 डन। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने परसेंट है, 12% है, 6000 के 12% करो 720, 720 रुपए, तो 720 रुपए। देखो मैंने यहाँ पे आईओडी लिखा हुआ था, आप बोल रहे हैं सर ये पूरा फॉर्मेट क्यों लिखना पड़ता है, देखो सारी चीजें यहाँ पे, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम फॉर द फर्म, इनकम फॉर द एक्सपेंस फॉर द ओनर, तो आईओडी इनकम है, इनकम क्रेडिट साइड पे आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख देता हूँ 720 रुपए। समझ में आई ये बात है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है, वहां पे किसी को कोई डाउट है, पक्का? चलो खत्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर उसका कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन फर्नीचर, बिल्डिंग और मोटर कार। आपके पास फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार की वैल्यू दी हुई है अंदर, ये तीनों तीन एसेट है, ये तीनों तीन क्या है, एसेट। तो ये तीनों तीन एसेट है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले सबसे पहला कौन सा लिखा है, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन, सबसे पहला फर्नीचर की वैल्यू बताओ मुझे, 1,48,000। ओके रुकना, 48,000 भाई, वहां वाले बच्चे भी कैलकुलेट करना, उस पे कितना डेप्री बोला है, 5। 48,000 का 5% करो 2400, 48,000 में से 2400 माइनस करो 4560। अब देखो डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेप्री ऑन फर्नीचर, डेप्री ऑन फर्नीचर 2400, तो डेप्रिसिएशन की दो इफेक्ट, एसेट में से माइनस पीएनएल डेबिट, एसेट में से माइनस पीएनएल, वापस से एक बार करते हैं दूसरे वाले के अंदर। फिर फर्नीचर के बाद कौन सा बोला हुआ है, बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू लिखते हैं, बिल्डिंग कितना है 1,80,000 माइनस डेप्री 10%, तो 18,000 माइनस करो 162,000 बराबर। अब यहाँ पे डेप्री ऑन बिल्डिंग, डेप्री ऑन बिल्डिंग वो हो गया 18,000,
क्लियर, डन। 18,000 रुपए। वापिस से सेम इफेक्ट, एसेट में से माइनस पीएनएल डेबिट, एसेट में से माइनस पीएनएल। एक और चीज देखते, मोटर कार, मोटर कार बोलो 60,000, डेप्री कितना है 1200, मतलब 12% है। हाँ तो कितना आ रहा है 7,200, माइनस करो 20% है तो 12,000 रुपए होंगे ना। ट्वेंटी परसेंट 12,000 रुपए करो माइनस 48,000। तो डेप्री ऑन मोटर कार कितने रुपए 12,000। 12,000, ये वाली अंदर वाली जो माइनस हो रही है वो वाली वैल्यू देखनी है। ये गलती होगी सब लोगों से, इसलिए मैं इतनी बार सम्स करवा रहा हूं। अगर आप सम को कॉपी करके ही कर रहे हो, समझ के चलो, अगर आप हर रोज सम को कॉपी करके कॉपी पेस्ट करके 15-20 मिनट में निपटा दे रहे कि आपका काम निपट जाए, घर पे कंप्लेन, सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। ये काम आप अपने लिए कर रहे हो, वो सोच के कर रहे हो, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी गलती 11 मार्क्स छोड़ दे। और जितने बड़े बड़े मार्क्स को आप कवर करोगे ना, उतना आपके लिए आसान है। छोटे मार्क्स को कवर करने में एफर्ट्स बहुत ज्यादा आ जाती है। बराबर, बड़ी चीज के अंदर एक चीज अच्छी तरीके से कर लो, उसके पैसा हमेशा बड़ी चीजों में, छोटी चीजों में पैसा नहीं है। बड़ी चीजों के अंदर करो। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर मुकेश अंबानी जियो लेके आए, तो वो बड़ी चीज करने की सोचता है, वो ऐसा नहीं सोचता छोटी मोटी चीजें कर दूं। वो बड़ी चीज जहां पे लगता पैसा भी ज्यादा है पर मिलता भी ज्यादा है, क्यों वो मोनोपोली की टाइप पे चले जाते हो। आप किस में चले जाते हो, मोनोपोली के अंदर चले जाते हो, क्योंकि वहां पे 2-3 लोग ही होंगे जिसके साथ मगजमारी करनी। अब छोटी दुकान लेके बैठ जाओ, रोज हजारों लोगों के साथ मगजमारी करनी। डन, तो थोड़ा समझ के चलो। ये क्लियर हो गया हमारा पिक्चर, डन। चलो अब हम लोग आते हैं भाई, वहां पे क्लियर है। हाँ, कैलकुलेटर यूज करना बच्चा, कैलकुलेटर रखना और यूज करना। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, हम लोग आ रहे हैं ये 3 चीज पे, जो हमारा इंपॉर्टेंट आज का कॉन्सेप्ट। हर एक बिजनेस के अंदर आपको गुड्स जो है ना क्रेडिट पे बेचने पड़ते हैं। क्रेडिट पे बेचते हो आप गुड्स को, वो आपके डेटर बन जाते हैं। वो आपके कौन बन जाते हैं, डेटर। 3 कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं गुड डेटर्स, एक होते हैं बैड डेटर्स, और एक होते हैं डाउटफुल डेटर्स। सबसे पहली कैटेगरी बैड डेटर्स। बैड डेटर्स ऐसे लोग हैं जो नालायक है, जो पैसा देंगे ही नहीं। कंप्लीट चूना लग जाता है। आप धंधा करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये पार्टी उठू है और उठने ही वाली है, आपका पैसा आने वाला नहीं। तो सिंपल सी बात है, जिसका पैसा आने ही नहीं वाला, मैं आज उसकी गिनती ही क्यों करूं, माइनस करके ही चलो। अगर मान लो मुझे टोटल 10 बच्चों की फीस आने वाली है, उसमें से एक बच्चे की फीस आ ही नहीं सकती, तो मैं अब 10 बच्चों की फीस लेके सोचो जो आटला पैसा आऊ करी सामने, पर मुझे पता है एक बच्चे की फीस नहीं है, तो मैं डायरेक्टली ये कहूंगा 9 बच्चों की फीस पे मैं क्या कर सकता हूँ। लॉजिकल बात है। तो मैं क्या करूंगा, बेड डेटर्स को माइनस करूंगा। बेड डेटर्स को क्या कर दूंगा मैं, इसलिए बेड डेटर्स के लिए होता है बेड डेट्स। बेड डेटर्स के लिए क्या होता है, बेड डेट्स। फिर उसके बाद जो आता है वो क्या आता है, बेड डेटर्स के बाद जो आता है वो आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज जो होता है वो होते हैं डाउटफुल डेटर्स, जिसके अंदर अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये चूना लगाएंगे या नहीं। हो सकता है चूना लग भी जाए। जो धंधा बहुत सालों से कर रहे हैं उसको पता होता है कि कब कब चूना लग सकता है। मतलब कुछ परसेंटेज होता है कि 8 लाख लोगों तो पैसा आपसे दो, चले कहीं ना कहीं नाटक कर सके। क्लियर डन। तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, नहीं उसे हम लोग बोलते हैं डाउटफुल डेटर्स। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए उसके ऊपर रखते हैं बेड डेब्ट्स रिजर्व। बेड डेब्ट्स, कुछ पैसा रिजर्व में रख दिया कि शायद से ये पैसा भी आए नहीं। अब बाकी रहे तीसरे कैटेगरी के डेटर्स, वो होते हैं गुड डेटर्स। वो कौन से होते हैं, अब ये गुड डेटर्स जो होते हैं वो बड़े ही अच्छे किस्म के लोग होते हैं, जो पैसा देंगे। वो पैसा देने में कभी भी कोई गलती नहीं करे, पैसा आएगा, पैसा आएगा। पर इसका लोचा क्या पता है, जो रेगुलर पैसा देता है ना उसका एक बड़ा लोचा होता है। क्या लोचा है पता है, वो मांगेगा डिस्काउंट। तो अगर मान लो किसी के पास से आपको 50,000 रुपए लेने, वो पैसा देगा भी सही, वो 50 के 50 पूरे नहीं देगा। बोले अब देखो हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं आपके साथ, ये वो है, ऐसा करो 45,000 रख लो। तो मैं तो कम ही पैसा आया, मैं तो गिन के चल रहा था 50 आएंगे 50 आएंगे, पर आए कितने। तो उसके लिए मुझे रखना पड़ता है डिस्काउंट रिजर्व। उसके लिए मुझे क्या रखना पड़ता है, तो बैड डेटर्स के लिए बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेटर्स के लिए बैड डेब्ट्स रिजर्व, और गुड डेटर्स के लिए डिस्काउंट रिजर्व। गुड डेटर्स के लिए ये लॉजिक बेटा। अब इसी के ऊपर यहाँ पे 3 चीजें, मुझे डेटर्स की वैल्यू लिखो। आपके पास सन्ड्री डेटर्स करके वैल्यू दी हुई है, डेटर्स की वैल्यू लिखो।
डेटर्स कितने रुपए के? सन्ड्री डेटर्स बोलो 1,20,000। अब एडजस्टमेंट के अंदर लिखा हुआ है सबसे पहला एडजस्टमेंट जो हमारे ये 3 एडजस्टमेंट है उसके अंदर बेड डेप्स ऑफ ₹20,000 लिखा हुआ है। बेड डेप्स ऑफ ₹20,000 एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। हाँ, तो बेड डेप्स ऑफ रुपीज है तो माइनस BD, और ये आपने 20,000 की अमाउंट एडजस्टमेंट से लेके आए। 20,000 की अमाउंट कहां पे लिखी हुई है? एडजस्टमेंट, तो BDA लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? BD, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? A, और यहाँ पे 20,000 रुपए माइनस कर देते। 20,000 रुपए क्या कर लेते हैं, तो बाकी कितने रहे? तो मुझे लेने थे 1,20,000, 20,000 भूल गया, आने ही वाले हैं नहीं। अब 1 लाख के अंदर 2 लोग हैं, एक डाउटफुल है और एक गुड है। अब सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, मतलब सेकंड मतलब वो डेटर्स वाले में सेकंड, प्रोवाइड 5% ऑन माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व, और ये भी आपने एडजस्टमेंट से लेके आए तो ए लिखूंगा 5%। 1 लाख का 5% करो 5,000, कितने होते हैं? 5,000 रुपए। तो माइनस कर लेते हैं, ये हो जाता है 95,000। अब उसके बाद तीसरा एडजस्टमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स एट 2%, तो माइनस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 2%। करो 95,000 का 2%, 1900। करो 95,000 में से 1900 माइनस 93,100। अब सुनो, यहाँ पे मेरे एक्चुअल में लेने पैसे कितने बनते? 1,20,000, और मैं जब हिसाब करने बैठूंगा तब मैं सोचूंगा मेरे जेब में कितने आने वाले? 93,000। अगर इससे ज्यादा आ गया तो अच्छी बात है, पर कम आ जाए तो हार्ट अटैक आए नहीं। लॉजिक बेटा, बिजनेस क्या करते हैं कि भाई बिजनेस, अगर मैं सारी चीजें अच्छी अच्छी गिनूंगा, भाई मारी पास आटला स्टूडेंट जन काले उन्हें बीजा 500 आई जैसे भाई 700 आई जैसे नाम, और अगर कल जाके 500 क्या 500-700 की गिनती रख रहा हूँ और 450 भी आए तो फिर भी लगेगा दिल पे, यार वो तो विचार दो 500 आवश्य ना तो खाली 450 में सारा अच्छा, तो उससे अच्छा पहले से ही माइनस करो ना। आप लोग क्या करते हैं, आपको अगर एग्जाम देके आते हो तो आप अपने दोस्तों को मार्क्स, अगर आपका पेपर बहुत भी अच्छा गया 50 में से 50 आने वाला है ना, तो फिर आप क्या ठीक गो पेपर जो ही है केटला। अब ऐसे आपके हरामी दोस्त होंगे आपके आजू बाजू जो ठीक ठीक के जब मार्क्स आते तब पता चलता साला 50/50 ठीक के तो वो क्या करते हैं, इसको बोला जाता है कंजर्वेटिज्म। इसको क्या बोला जाता है? कंजर्वेटिज्म, कि भाई पहलाથી ઓછું જ કહેવાનું, વધારે આવે તો ભાઈ કે ખબર નહીં કઈ થાય કે ટીચર કઈ રીતે ચેક અંદર जो મનમાં લડ્ડુ ફૂટતા है આવે ને यार सारी मेहनत के, पर अगर उसने 50 बोले तो 49 आ गए, શું કીધું 50 ए 50 वैसा हो जाए ना उसके साथ, तो उसका तो पोपट बन जाए। तो ये चीज हो जाए। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? चल ये समझ में आई बात है यहाँ तक? क्लियर। अब ये इसकी एक इफेक्ट दी हमने, किसकी दी? एक एक इफेक्ट दी हर एक। तो दूसरे, जब भी बेड डेप्स का आपके पास आए तो याद रखना आपको फॉर्मेट बनाना, 2 फॉर्मेट बनाने। अगर बेड डेप्स आया खाली तो एक फॉर्मेट, और डिस्काउंट रिजर्व आया तो 2 फॉर्मेट बनाने। एक को बोलेंगे टार्ट फॉर्मेट और एक को बोलेंगे टार्ट फॉर्मेट। एक को क्या बोलेंगे? टार्ट फॉर्मेट, और दूसरे को क्या बोलेंगे? टार्ट फॉर्मेट। मेरे साथ बोलो, एक को बोलेंगे टार्ट फॉर्मेट और दूसरे को क्या बोलेंगे? टार्ट। अब ये सर होता क्या है, चलो रास खोलता हूं। BD BD BDR माइनस BDR, और इसको हम लोग बोलेंगे टार्ट फॉर्मेट, TAAT। क्लियर है? इसलिए टार्ट फॉर्मेट। और दूसरे को लिखेंगे डिस्काउंट प्लस DRD माइनस DRD, और इसके अंदर बोलेंगे टार्ट फॉर्मेट, TAT। ये T का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस, T का मतलब क्या होता है, और A का मतलब होता है एडजस्टमेंट। A का मतलब क्या होता है? अब एडजस्टमेंट वाली चीज है ना, वहां से मिल जाएगी। देखो ये वाली BDA मिली 20,000 रुपए, लिख दो 20,000। BDRA मिला 5,000 रुपए, लिख दो 5,000 रुपए। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स मिला ये 1900, लिख दो 1900। डन। अब आपको ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यू आपके ट्रायल बैलेंस में ढूंढनी है। आपके ट्रायल बैलेंस में देखो किधर भी बेड डेप्स दिया हुआ है, जुआ जी बेड डेप्स बेड डेप्स बेड डेप्स बेड डेप्स बेड डेप्स बेड डेप्स आए रू बेड डेप्स 3,600, और बेड डेप्स रिजर्व जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 6,000। तो 3,600 बेड डेप्स है और 6,000 बेड डेप्स रिजर्व है। क्लियर है? अब प्लस माइनस करते हैं। 3,600 प्लस 20,000 करो अपने कैलकुलेटर में। 3,600 प्लस 20,000 प्लस 5,000 माइनस 6,000, 22,000। यहां तक किसी को कोई डाउट है?
पक्का, समझ में ही बात है। ओके, अब डिस्काउंट का देखने के लिए पहले जाते हैं, डिस्काउंट किधर दिया हुआ है, डिस्काउंट 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 वर्ड आप लोग, डिस्काउंट, ओ डिस्काउंट आए, डिस्काउंट गिवन, कितने रुपए डिस्काउंट गिवन है, 3200 और डिस्काउंट रिजॉन डेटर्स कुछ भी दिया हुआ नहीं है, डैश कर, तो 3200 प्लस 1900 करो 500। तो मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट समझाना था उसके ऊपर ही मैंने टाइम यूज किया। पहले डेटर्स वाले, डेटर्स में से सबसे पहले क्या निकलता है, बैड डेट्स, जो पैसा बचता है उसके ऊपर बैड डेट्स रिजर्व, जो पैसा बचता है उसके ऊपर, क्लियर है। 1,20,000 के 5% नहीं करने थे, किसके करने थे, 1 लाख के, फिर जो पैसा बचता है उसके ऊपर डिस्काउंट रिजर्व, उसके ऊपर डिस्काउंट रिजर्व, क्लियर है। और ये तीन दोनों का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिख दिया, डन, लॉजिक बेटा है यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ये समझ में नहीं आया ऐसा कोई है कोई, ओके चलो ठीक है, चलो डन, बढ़ू आगे। चलो अब हमारा क्या काम है, ट्रांसफर 10,000 टू जनरल रिजर्व, ये नॉर्मली लास्ट में करते हैं, पर क्योंकि हमारा हो चुका है सम, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितने रुपए ट्रांसफर करने थे, 10,000 रुपए, डन। और जनरल रिजर्व आपको पहले से दिया है बुक के अंदर, देखो कितना रुपए दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व पहले से 30,000 दिया हुआ है ना, 30,000 दिया हुआ था, प्लस ट्रांसफर जो आया हमारे पास 10,000 रुपए, तो अब जनरल रिजर्व में कितने रुपए आ गए, 40,000 रुपए। तो दो इफेक्ट हो गई, जनरल रिजर्व बढ़ गया लायबिलिटी साइड पे, और पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे लिख दिया, और कहां पे लिख दिया, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। यहां तक किसी को कोई डाउट है, पक्का, क्लियर, एडजस्टमेंट हो गए सारे के सारे, वहां पे एडजस्टमेंट सारे के सारे डन। ओके, अब हमारा काम क्या है, खाली ट्रायल बैलेंस वाला काम करना है, एक एक करके ट्रायल बैलेंस देखते जाए कौन कौन सी अमाउंट है। तूच बोल जो जेल, पहली वस्तु शू होती, ग्रॉस प्रॉफिट। अरे सर सम के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया हम, तो पहले ये देखो क्या हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी लिखा है हमने, दैट मींस हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही नहीं था, हमें डायरेक्टली क्या बनाना था, पीएनएल अकाउंट। तो ग्रॉस, अगर मान लो ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया होता सम के अंदर, एक ऐसा सम है, पर ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी लिखा होता, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे जाता, ट्रेडिंग अकाउंट। पर अगर ट्रेडिंग अकाउंट कुछ भी नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली कहां चला जाएगा, सर हमको कैसे पता चले, आपने तो हमारे पास 3 फॉर्मेट बना लिए, देखो किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए बनाना तो 3 फॉर्मेट है, क्लियर। आप जब एग्जाम यहाँ पे भी सम होमवर्क में करोगे तो एक पन्ना कोरा छोड़ोगे, એવું नहीं सर मन तो खबर थी ना सम्मा નથી अन्ना, एक सम एक पेज छोड़ ही दिया, क्लियर डन। ग्रॉस प्रॉफिट कितने रुपए बोले, 3 लाख रुपए, ओके, मैं ये सारी चीजें व्हाइट से लिख रहा हूँ, 3 लाख रुपए। चलो फिर सैलरी हो चुका है, फिर जनरल एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे आता है, कितने रुपए, 6,600। चलो फिर टैक्स इंश्योरेंस हो चुका है हमारा, फिर वो भी हो चुका है, फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ट्रायल में तो एक ही इफेक्ट आती है एसेट साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए, 13,000। चलो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये यहाँ पे आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने रुपए, 6,000। चलो फिर कमीशन, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है इसलिए यहाँ पे लिखा, हाँ कमीशन हो चुका है, कमीशन हो चुका है। फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितने रुपए, 9,000 रुपए। चलो फिर इंटरेस्ट, डेबिट साइड पे अमाउंट है या क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे डाल देंगे इंटरेस्ट, 3,000 रुपए। चलो फिर फर्नीचर हो चुका है हमारा, हो चुका है हमारा, मोटर कार भी हो चुका है हमारा, क्या कैपिटल भी हो चुका है हमारा, हो चुका है हमारा, बैड डेब्ट्स भी हो चुका है हमारा, वो भी हो चुका है। लोन, कुछ लिखा हुआ है लोन के आजू बाजू, खाली लोन, लोन लायबिलिटी होती है, लोन कितने रुपए, 24,000 रुपए। चलो फिर क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, कितने रुपए, 3,000 रुपए। चलो फिर बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट होती है, बिल्स रिसीवेबल हमारी क्या होती है, कितने रुपए, क्रेडिटर्स 12,000 है, ओके, बिल्स रिसीवेबल 3,000, बिल्स रिसीवेबल डेबिट बैलेंस होगा, बिल्स रिसीवेबल डेबिट कॉलम में बैलेंस होगा, हाँ। फिर बिल्स पेएबल, हाँ 9,600, ये जो बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस होगा, लायबिलिटी में लिखेंगे हम लोग, डन। ये सारा फॉर्मेट आना चाहिए, ये जितनी स्पीड से मैं दबदबा के रख रहा हूं ना, उतनी स्पीड से आप लोग को तब हो पाएगा। देखो दो रास्ते, इधर आप फॉर्मेट को बहुत तहे दिल से रट्टा मारो, या तो आप जितने हो सके उतने समझ करो, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं। देखो
आप साइकिल या व्हीकल चला रहे हो, टू व्हीलर चला रहे हो, अब आपने एक बार किसी ने सिखा दिया था कि भाई आई तो कोई बच्चा है तो ब्रेक मारवानी, आप क्या करते हो, रोज जाके बाइक ने पहला चालू करेंगे, स्कूटर ने चालू करेंगे, याद रखो हाँ ब्रेक एक्सीलेटर એવું કરવા બેસો, वो तो इतनी बार चलाने के बाद प्रैक्टिस बन गया, बातें करते आजू बाजू बातों फोन पर बातों करता करता अपन वो कैसे हो गया, वो आपने प्रैक्टिस, वो क्योंकि आपने इतनी बार चलाया, आपने जितने घंटे ज्यादा चलाओगे उतना आप उस फील्ड में क्या होते जाओगे, एक्सपर्ट होते जाओगे। आज लोग बोलते हैं कि भाई ऐसे डॉक्टर को दिखाओ जो एजेड मैच्योर्ड, क्यों उन लोग को बोल, કારણ કે જેને બહુ વર્ષો સુધી એને કરેલું એને એક્સપિરિયન્સ હોય કે આમાં આવું થશે ને આમાં આમ થશે, આમ નए નए ડોક્ટર को दिखाया बिचारा ये પણ પોતે બુક વાંચીને કરતો, એક જ મિનિટ ઉભા માં YouTube જોવું પડશે આમાં તમને શું થાય, क्लियर है, तो ऐसा नहीं हो इसलिए, तो वो एक्सपीरियंस कैसे मिले आपको, अकाउंट्स के अंदर एक्सपीरियंस कैसे मिला, जितनी बार आप सम्स करोगे, क्लियर है, तो जिस बंदे ने 10 बार सम्स किए और आपने एक बार सम किया तो 10 बार बंदा वाला ज्यादा एक्सपर्ट बन जाएगा। चलो फिर कैरेज आउटवर्ड P&L अकाउंट डेबिट साइड पे आता है, कैरेज आउटवर्ड 4000, પછી डिस्काउंट हो चुका हमारा, डिस्काउंट रिसीव्ड बाकी था हमारा, डिस्काउंट रिसीव्ड ये क्रेडिट साइड पे आता है, कितने रुपए 2400, चलो फिर हो चुका है, कैश बैलेंस एसेट में आता है कितने रुपए 21,500, चलो उसके अलावा कुछ खत्म, खाली 21, ओके माय मिस्टेक 21,000। जनरल रिजर्व जैसे ना कैपिटल और जनरल रिजर्व, ये आपने अगर फॉर्मेट ध्यान से देखा ना तो जनरल रिजर्व वो आपका लायबिलिटी है, क्यों लाया, क्योंकि बिजनेस को ये पैसा किसको दे देना पड़ेगा, ओनर को, भविष्य के अंदर ये पैसा कौन लेके चला जाएगा, तो आप बिजनेस ना अकाउंट्स बनाओ, मैंने पहले दिन अकाउंटिंग के अंदर ये सिखाया था, आप बिजनेस के लिए अकाउंटिंग लिख रहे हो, ओनर के लिए लिख रहे नहीं, तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से अगर मान लो आपने फीस दी और कुछ पैसा मैंने साइड में यहाँ पे रख दिया, वो पैसा लास्ट में कौन ले जाएगा, यूकेआईसी ले जाएगा या उदयन सर लेके जाएंगे, उदयन सर लेके जाएंगे, तो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी ना, आज नहीं तो काले उदयन सर खिस्साમાંથી આ ડ્રોરમાંથી પૈસા લઈને ખિસ્સામાં લઈને જતા રહેશે, क्लियर है, तो वो जनरल रिजर्व क्या बन जाती है, लायबिलिटी, किसके लिए, बिजनेस के लिए, किसके लिए, डन, क्लियर। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है, वहां पे किसी को कोई डाउट है, ओके ठीक है चलो। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट, हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिजाइन की है कुछ इस तरीके से जहां पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहां पे कर सकते हैं, और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया, और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है, और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा, और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी ये मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो अगर नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4,100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4,100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में, बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ डन। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, सबसे पहला काम जो करना है हमें टोटलिंग करना है,
टोटलिंग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। बोलो भाई इस साइड का टोटल कितना हो रहा है? 3 लाख प्लस 11,000 प्लस 720 प्लस 2400 314,120। ओके, अब ये 314,120 में से 10,000 5,100 ये सारे माइनस करते जाओ, ये सारे नंबर माइनस करते जाओ आप लोग। 1,28,540 भाई ये आ रहा है सब लोगों का, इसे एनपी बोलेंगे हम लोग। और 314,120 ये आ रहा है सब लोगों का 128,540। ये एनपी को हम लोग यहाँ पे लेके चले जाते हैं 128,540। अब देखो ये 3 चीजें प्लस है और ये 2 चीजें माइनस है, बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? 142,800 प्लस 142,800 प्लस 128,540 6,000 वैसा ये साइड की वैल्यू बोलो, और माइनस 6,000 माइनस 720 2,78,000। अब ये साइड वाले एसेट साइड का टोटल करना, ये साइड वाले लायबिलिटी साइड का टोटल करना। एसेट साइड नो 3 लाख। ओके, लायबिलिटी वाले बताओ 388,500। जैसे ये दोनों टैली हो जाते हैं आपको क्या कर देनी है? लाइन बना देनी है। डन, यहां तक समझ में आई बात है। अब ये पूरे सम को, सम नंबर 3 जो है ना वो आपको बेंचमार्क सेट कर रहा है। 1 और 2 कंफर्ट जोन था, सम नंबर 3 एक बेंचमार्क कर रहा है। आज सम नंबर 3 जितना भी टफ लगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग 1-2 बार इसी चीज को देखो, शांति से समझो कि क्या क्या चीजें बोली हुई थी। पहली चीज 1x पे देखो, दूसरी चीज पे 1.5x पे देखो, बना, और फिर सम को अपने आप करो। जितनी बार अपने आप करो उसमें गोते खाओ। बहुत बार लोचा होगा आपका, सम नहीं हुआ, अरे आ तो पुलिस गो तो लाइन कॉपी करो, अंदर से बहुत इच्छा होगी चीटिंग करने की, तो वो चीटिंग करने को अगर साइड में रख दिया तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स आएंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं पार्ट 2 के अंदर बोल गए आपको, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कम आता है चलेगा, डेप्रिसिएशन कम आता है चलेगा, बना, फाइनल अकाउंट्स कम भी आता है तो नहीं चलेगा, बना। इसके अलावा मुझे पार्ट 2 में कोई चैप्टर के साथ ऐसा प्यार है ही नहीं। अगर आप मुझे बोलो कि सर आज चैप्टर ओछू फा, और ठीक है बेटा कर ही जो ट्राई था तो कर, उसके अंदर मैं उतना फोर्स, पर इस चैप्टर के अंदर मैं फोर्स भी करूंगा, मैं चेक भी करूंगा। हो सकता है इसके अंदर मैं लेक्चर टेस्ट भी इंट्रोड्यूस करूं कि आप जो सम ले रहे हैं 15 20 30 मिनट बाद संस्कार, कि उसके बिना नहीं आ गया। खाली मुझे आप लोग को अच्छा ही दिखाना हो, ये चीज करनी हो कि भाई હવે મારે બહુ સારું સારું દેખાડવું છે, तो मैं हो सकता है मैं आपको रोजी पिक्चर दिखाऊं, पर मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे। अगर कल उठ के आपको अगर ये बहुत डिफिकल्ट लगे और कल से आना बंद भी कर दो तो अच्छी बात है, ठीक है। जे माणसे मेहनत नहीं करे मारे भणावा पड़ना, इसके पीछे मैं नहीं छोड़ूंगा। इसका ये कॉन्सेप्ट तो ऐसा होना कि यूकेएससी वाળો एक पण છોકરાને આ વસ્તુ ના આવડતી એવું બને, બીજું બધું ચાલશે આગળ પાછળ, वो मैं चला भी लूंगा क्योंकि मुझे पता है 12th के अंदर उसका इतना वेटेज आएगा नहीं, पर जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको तो हम लोग को करना पड़ेगा। डन, क्लियर, लिख लो।